हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हट ऑफ नॉलेज। तो आज हम बात करते हैं साइंस के एस्टेंथ के चैप्टर 8 के बारे में, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। डिस्कवरी ऑफ सेल, पार्ट्स ऑफ सेल। अब सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं? सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल। ये सारी क्या है? एक सेल का पार्ट है या उसके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम प्लांट्स की और एनिमल सेल्स की। हम ये भी स्टडी करेंगे प्लांट और एनिमल सेल्स को माइक्रोस्कोप के थ्रू कि किस तरीके से वो दिखाई देते हैं, कैसा क्या होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। ऑर्गेनिजम्स जो वैरायटी शो करते हैं सेल नंबर्स में, किस में कितने सेल्स हैं। सेल की शेप क्या होती है, सेल का साइज कितना होता है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड द लास्ट वन इज किस तरीके से ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल का नॉर्मली मतलब क्या होता है, पहले तो आपको मैं ये बताती हूँ। जैसे हमारी बॉडी होती है वो बहुत सारी छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी होती है। कुछ छोटी छोटी यूनिट्स होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इन्हीं सेल से हमारी बॉडी फॉर्म होती है। तो अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। ऑल ऑफ अस हैव सीन द प्लांट, जैसे कि रोज़ है, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, कैबेज, मशरूम। इस तरीके की चीज़ें आपने सबने देखी होंगी, इन सब के बारे में आप जानते हो पहले से। वी ऑल्सो नो अबाउट द एनिमल्स। अब हमें एनिमल्स के बारे में भी पता है, जैसे ह्यूमन बींग भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं। काओ, हॉर्सेस, हाउस फ्लाई, फिश, स्टार फिश, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, मतलब बहुत जितने भी हमने एनिमल्स देखे हैं वो सब। इनफैक्ट देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ प्रेजेंट है। ऐसे डिफरेंट शेप्स और साइज़ भी हैं उनकी। देयर फूड और हैबिटेट्स हैं, वो भी दोनों के अलग अलग है, कहाँ वो रहते हैं और कहाँ उनका खाना पीना है, कैसा है, वो सब अलग है। इन स्पाइट ऑफ ग्रेट वेरिएशंस इन द साइज, शेप, फूड हैबिट्स एंड हैबिटेट, इन सब में वेरिएशंस होने के कारण भी इन सब के अंदर एक बेसिक सिमिलैरिटी होती है। क्या सिमिलैरिटी होती है? ये सारे के सारे एक छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। तो बायोलॉजी में सेल का मतलब क्या होता है? सेल एक ऐसी यूनिट है जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यूनिट होती है। किस चीज़ की होती है? लाइफ की होती है। तो हम किस तरीके से इसकी डेफिनेशन बोलते हैं? सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ की वो स्ट्रक्चरल और साथ में फंक्शनल यूनिट भी है। In order to understand the structure and functioning of the organism, we should know the structure of the cells and functions of various parts of the cells. अब हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जानने के लिए, उसकी फंक्शनिंग जानने के लिए कि किस तरीके से वो फंक्शन करता है, इन सब के लिए हमें सबसे पहले सेल के बारे में जानना ज़रूरी है कि सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके वेरियस जो पार्ट्स हैं सेल के, वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे सिर्फ बेसिक पार्ट सेल्स के, कि सेल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, उनका क्या रोल है वर्क करने में। इन सब पे जाने से पहले हम सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं कि किस तरीके से सेल डिस्कवर हुआ था। वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉर्क विच आर यूज्ड इन द डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब यहाँ पे क्या हुआ था, जब सेल की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम पे एक कॉर्क नाम का पार्ट यूज़ किया जाता है उस सेल की डिस्कवरी के अंदर बताने के लिए उसे। तो सबसे पहले कॉर्क, कॉर्क का मतलब क्या होता है? कॉर्क एक जो पेड़ की बाहर वाली छाल होती है उसका एक पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। पेड़ की छाल भी बोल सकते हैं उसको हम हिंदी में थोड़ा बहुत, क्योंकि कॉर्क क्या होता है? एक डेड प्लांट मटेरियल होता है। किसी भी पेड़ के बाहर आपने देखी हो मोटी सी परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क ऑफ द ट्री बोलते हैं। जैसे वही क्या होती है? कॉर्क होती है। तो अब हम डिस्कवरी की बात करते हैं, किस तरीके से सेल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था या किसने इसको डिस्कवर किया था।
1665 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका क्या नाम था, रॉबर्ट हुक था। उसने माइक्रोस्कोप को यूज़ किया था क्या इन्वेस्ट करने के लिए, एक स्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्टिगेट की थी उसने एक स्ट्रक्चर जो थिन स्लाइस थी कॉर्क की। उसने सबसे पहले क्या ली, एक थिन स्लाइस ली थी कॉर्क की, जिसको उसने माइक्रोस्कोप के अंदर इन्वेस्टिगेट किया था। उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि कॉर्क के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। कंपार्टमेंट्स को हम हिंदी में छोटे छोटे बॉक्सेस, छोटे छोटे कमरे भी, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो। जैसे फिगर के अंदर शो हो रहे हैं छोटे छोटे बॉक्सेस। रॉबर्ट हुक ने सोचा कि ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये छोटे छोटे रूम्स हैं, जिनको बाद में क्या नाम दिया गया था, सेल्स नाम दिया गया था। क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल रूम्स होते हैं विच प्रिजनर्स आर लॉक्ड अप और इन विच मॉन्क्स एंड नन्स स्लीप। उसने क्या सोचा था, जो सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे रूम्स होते हैं जहाँ पे प्रिजनर्स को लॉक किया जाता है या कोई भी वहाँ पे रहता है, सोता है, ऐसा कुछ उसने थोड़ी थिंकिंग उसकी ये गई थी उस टाइम पे। उस ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ था, रॉबर्ट हुक ने कंक्लूड किया था जो कॉर्क है हमारा वो किस चीज़ का बना हुआ है, टिनी सेल्स का बना हुआ होता है। अब हमारे पास कॉर्क क्या थी, वो क्या थी, एक डेड प्लांट मटेरियल था। तो जो डेड प्लांट है सेल्स का, कॉर्क बोला है जिसको, वो ऑब्जर्व किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था। और एक्चुअली वो क्या था, डेड था, इसीलिए वो क्या पाया गया था, बिल्कुल एम्प्टी पाया गया था, इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं पाया गया था। जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया था रॉबर्ट हुक ने वो प्रिमिटिव था, मतलब माइक्रोस्कोप उस टाइम तक डिस्कवर पहले से हो चुका था, तो उसने कोई प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप ही यूज़ किया था। जब बाद में आगे डिस्कवरी हुई, बेटर माइक्रोस्कोप्स आए। बेटर माइक्रोस्कोप्स इन द सेंस कि उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ज़्यादा होगी, उसको बहुत डीप अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो वो उस टाइम पे जब यूज़ किए गए, साइंटिस्ट ने वो बनाए और तब उस टाइम पे इन्वेस्टिगेट किया किसी लिविंग प्लांट को। उसने तो क्या किया था, कॉर्क को आइडेंटिफाई किया था, और कॉर्क क्या था, एक डेड मटेरियल था। तो बाकी कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, फिर लिविंग प्लांट्स को भी डिस्कवर किया। उन्होंने उसके अंदर क्या पाया कि उसकी भी एक सेल स्ट्रक्चर है, और जो लिविंग प्लांट सेल्स हैं वो एम्प्टी नहीं है, जैसे कॉर्क सेल एम्प्टी थी, इस तरीके से लिविंग प्लांट सेल्स हमारे एम्प्टी नहीं होते। दे वर फाउंड टू कंटेन अ नंबर ऑफ टीनी स्ट्रक्चर्स, जिनको लास्ट में क्या नाम दिया गया था, ऑर्गेनेलीज नाम दिया गया था। जो डेड पार्ट था वो एम्प्टी था, रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने डिस्कवरी की और लिविंग प्लांट सेल्स को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। उसके अंदर उन्होंने कुछ टीनी स्ट्रक्चर्स पाई गई, उन टीनी स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनेलिस नाम दिया गया। 1838 के अंदर जर्मन साइंटिस्ट स्केलेटन ने सजेस्ट किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे हमारे सेल्स के बने हुए होते हैं। और कुछ सालों के बाद जर्मन साइंटिस्ट क्वान आया, जिसने क्या सजेस्ट किया, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या आई, एक सेल थ्योरी आई ऑर्गेनिज्म की। वो सेल थ्योरी क्या बोलती है, जस्ट द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल। जो बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर की और साथ में ही फंक्शन की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, वो सारा क्या होता है, एक सेल होता है। ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीज़न। जितने भी हमारे सेल्स शो हो रहे थे वहाँ पे या दिखाई दे रहे थे, या जो माना गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं, ये सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिस्कवर हुए हैं, वहीं से बने हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब कुछ सेल्स हमारे पास थे जिनका डिवीज़न होने के बाद इनका डिवीज़न हुआ और यहाँ से और सेल फॉर्मेशन हुई। इस तरीके से सेल की फॉर्मेशन होती गई और आगे अराइज होते गए। तो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिस्कवर होते हैं। The cells have been present in the living organism since the origin of the life। जब से लाइफ का ओरिजिन हुआ है तब से सेल्स प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। The cells were however not studied or observed for thousands of years because most of them are extremely small and cannot be seen with the naked eye। तो
अब ये बोल दे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ तो बहुत सालों से चल रही है हमारी लाइफ की ओरिजिन, तो उस टाइम पे सेल्स का क्यों नहीं पता था? क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुए थे, वो बनाए नहीं गए थे माइक्रोस्कोप उस टाइम तक। तो उस टाइम तक इनको स्टडी नहीं किया गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और इनको हम नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते। इट वॉज ओनली व्हेन माइक्रोस्कोप्स हैव हाई मैग्निफिकेशन पावर वर मेड इन 17th century to magnify things greatly that cells could be seen in the living organisms। 17th सेंचुरी के अंदर जब हमारे पास माइक्रोस्कोप्स आए थे, उनकी डेवलपमेंट हुई थी, वो बनाए गए थे, उस टाइम पे हमने सेल को देखा था, लिविंग सेल्स के अंदर इसको ऑब्जर्व किया था। These days microscopes can enable us to see the objects as small as 1 millionth of a meter। अब आज के टाइम पे जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम एक 1 मिलियंथ है किसी भी मीटर का उसको देख सकते हैं। मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर अगर कुछ भी चीज़ है तो उसको भी हम अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। Such high magnifying power microscopes have helped the scientists to study the minute details of the cell। We will now study the cells in the detail। तो इसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से बहुत छोटी से छोटी चीज़ें भी हमने सेल की अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी की। अब हम सेल के बारे में बात करते हैं। सेल्स क्या होते हैं ये आपने पहले ही डेफिनेशन पढ़ चुके हो। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द लाइफ। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट है लाइफ की। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी सेल से बनी हुई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोल सकते हैं, जैसे हमारे पास एक वॉल होती है हाउस की, वो किससे बनी हुई होती है? ब्रिक्स से बनी हुई होती है। और इसी तरीके से पूरा घर किस चीज़ का बना हुआ होता है? ब्रिक्स का बना हुआ होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। छोटे छोटे सेल्स आपस में जुड़ के एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। द सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्लांट एनिमल्स। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक बेबी बोल सकते हैं, या फिर एक ट्री बोल सकते हैं, या कोई बैक्टीरियम बोल सकते हैं, जो आपस में क्या है एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। वो भी क्या होते हैं? सारे के सारे टिनी सेल से मिलके ही बने हुए होते हैं। और अब और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारी नोज़ है, स्किन है, मसल्स, बोन्स, ये भी क्या है? सेल से मिलके बने हुए हैं। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है हमारा अमीबा होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जिसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, एक से ज़्यादा सेल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बीइंग है, मैन है, ये किस चीज़ का बना हुआ? तो बहुत सारे सेलों का मिलके बना हुआ होता है। अब हम सेल को और भी डिफाइन करते हैं और फिर आगे इसके हम पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। सेल हमारी सबसे छोटी यूनिट है जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और क्या परफॉर्म करता है? एक प्रॉपर ही फंक्शन परफॉर्म करता है। जितने भी सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम नेक आई से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। द डायग्राम्स ऑफ द सेल्स विच वी सीन इन द बुक्स आर हाईली मैग्नीफाइड। जो डायग्राम्स हम हमारी बुक्स के अंदर देखते हैं वो मैग्नीफाई करके लगाए हुए होते हैं, उनको हम नेक आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। एग्जाम्पल क्या है? अ पिक्चर है ह्यूमन चिक सेल्स की, गिवन ऑन द टॉप पेज 126। एक बार मैं ये देख लूँ कहाँ है। ये रही, ये रिचिक सेल की स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास चैप्टर के जो स्टार्टिंग में दे रखी है। ये बिल्कुल हाईली मैग्नीफाइड है। चिक सेल्स है ये, सिर्फ ये 3 सेल है दिखा रखे हैं यहाँ पे हमारे पास। तो ये क्या है? मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर दिखा रखी है इसकी। इट इज़ विद इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी दैट आवर लाइफ एक्टिविटीज़ ओकर। ये हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के कारण ही कुछ एक्टिविटीज़ होती है बॉडी के अंदर। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं वो अदर लिविंग सेल्स के साथ ही मिलके कुछ काम करते हैं। सिंस सेल्स आर द लिविंग यूनिट्स दे रिक्वायर द एनर्जी। अब जो सेल्स होती है वो क्या होती है? लिविंग यूनिट्स होती है, तो इनको एनर्जीज़ की भी ज़रूरत होती है। तो सेल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं एनर्जीज़ को?
फूड को बर्न करने से, जैसे ग्लूकोज को बर्न करते हैं किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, तो वहाँ से कुछ एनर्जी मिलती है सेल्स को। द सेल्स आर द टू मेन टाइप्स। सेल्स हमारे दो टाइप के होते हैं मेनली, एक तो होता है एनिमल सेल्स और दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्लांट सेल्स होता है। दो मैनी थिंग्स आर कॉमन बिटवीन द एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स बट दे डिफर इन द सम वेज। अब जो एनिमल सेल्स होते हैं और जो प्लांट सेल्स होते हैं ये कुछ वेज में डिफरेंट भी होते हैं पर कुछ वेज में थोड़े बहुत सिमिलर भी होते हैं। अब हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो बेसिक पार्ट्स है एनिमल सेल के अंदर भी और प्लांट सेल के अंदर भी, जो जनरल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। फर्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल्स के पार्ट्स। ईच सेल हैज़ अ नंबर ऑफ द स्मॉलर पार्ट्स इन इट। जो सेल्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हर एक टाइप के सेल में, जैसे कि प्लांट है या एनिमल है, कौन से भी हो उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स है सेल्स के जो दोनों के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों के अंदर पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं, सेल वॉल होती है, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट है जो फूड को बनाने में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर, ये एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। लार्ज वैक्यूल होता है, ये भी प्लांट्स के अंदर होता है, सिर्फ एनिमल्स के अंदर नहीं होता है। अब हम इनको एक एक डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होते हैं और किस तरीके से इनका फंक्शन होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एक थिन शीट की तरीके से कवरेज होती है एक सेल के बाहर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ थिन शीट ऑफ द स्किन विच इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस होता है, ये दोनों क्या होते हैं, एनक्लोज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन एनक्लोजेज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। अब हमारे पास ये सेल का इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। सबसे बाहर से क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। नॉर्मल जो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ना ही यहाँ पे हम ह्यूमंस के या एनिमल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो नॉर्मल में क्या होएगा, बाहर से जैसे ये हमारे पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और लिविंग पार्ट भी बोल देते हैं किसी भी सेल का। और इस कंप्लीट को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं, या उसकी कोई मेम्ब्रेन वगैरह होती है। तो जो दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या एनक्लोज करती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म एक पानी जैसा या कोई लिक्विड मटेरियल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। द सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल एंड ऑल्सो गिव्स द शेप्स टू द सेल। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये पूरे सेल को प्रोटेक्ट करती है और साथ में ये क्या करती है, किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करवाती है। द सेल मेम्ब्रेन हैज़ टीनी पोर्स इन इट। जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर इस सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। यहाँ सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की जो सब्सटेंस की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करती है सेल के अंदर लाने में या बाहर लाने में। जैसे कोई सोल्यूट वगैरह अंदर लेके आना है, जैसे कोई ग्लूकोज का पार्ट है, कोई भी मटेरियल है, अगर उसको अंदर लेके आना है या उसको बाहर लेके जाना है, ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज करना है, इस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है,
इनको हेल्प करवाता है ये जो पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या करती है, एक दूसरे पार्ट से अलग रखती है। जैसे सेल्स को एक दूसरे से अलग रखेगी, जो सराउंडिंग में मीडियम है उनसे अलग रखेगी। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है, एक लिविंग पार्ट होता है सेल का। जैसे एक इस तरीके से अलग अलग रखती है, ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है। तो ये सारे सेल्स आपस में अलग अलग इस तरीके से रहते हैं, इनको अलग अलग रखती है। इन सब के अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, हमारी एक लिविंग पार्ट होता है सेल का। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक मटेरियल होता है। जेली लाइक भी बोल सकते हैं उसको, हम लिक्विड टाइप भी बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, जो क्या करता है पूरे सेल को फिल कर लेता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। जहाँ पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो न्यूक्लियस को और सेल मेम्ब्रेन को जो छोड़ के उसकी जगह होती है उसको क्या करता है, कंप्लीटली फिलअप कर लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ काइंड ऑफ केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये क्या होती है, केमिकल फैक्ट्री होती है सेल की, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। Here new substances are built from the materials taken into the cell and energy is released and the stored। यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट होती है। बहुत सारे जो मतलब हमारे पास कोई भी मटेरियल्स आते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है न्यू मटेरियल्स का, और एनर्जी रिलीज होती है, स्टोर होती है। वो सब कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। अब हम बात करते हैं कि जो फैक्ट क्या है साइटोप्लाज्म का। मोस्ट ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस होती है जो सेल के अंदर होती है वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म में होती है। और जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसके अंदर बहुत सारी टीनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। जो वेरियस स्ट्रक्चर्स होती है साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। जो मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म के अंदर वो कौन सी है, न्यूक्लियस है। जो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो पाई जाती है वो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इन एडिशन टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर और भी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है प्लांट सेल के केस में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाई जाती है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल्स ऑल्सो कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। वी विल स्टडी द गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। इनके बारे में हम हायर क्लासेस के अंदर बात करेंगे। गोल्गी बॉडीज पैकेजिंग वगैरह का काम करती है, राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम आगे दूसरी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हाई लेवल में चला जाएगा। जो साइटोप्लाज्म्स और न्यूक्लियस है ये दोनों क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस एक यहाँ पे मैं नीचे एक सिर्फ न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाहर से कोई मेम्ब्रेन वगैरह ड्रॉ नहीं कर रही। न्यूक्लियस क्या होता है, एक लार्ज होता है, स्फेरिकल ऑर्गेनेली होती है जो सेल के अंदर पाई जाती है। एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर के ऊपर पाया जाता है, जहाँ लेकिन जो प्लांट सेल्स होता है वहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, वो पेरिफेरी पे पाया जाता है। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसके कहीं आसपास एजेस के पास पाया जाता है। न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है सेल की, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। न्यूक्लियस स्टेन भी हो सकता है किसी भी डाई के साथ में, अगर उसको हम स्टेन करें तो इजीली उसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। स्टेन का मतलब क्या होता है, उसको कोई कलर प्रोवाइड करवाना जिसकी हेल्प से हम उसको देख सकें। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस की भी क्या होती है, खुद की एक मेम्ब्रेन होती है। ये क्या है, उसकी एक खुद की मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म से अलग रहता है, अपनी ही पोजीशन पे रहता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ है सेल की उसको, और जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ये सब भी क्या करता है, न्यूक्लियस ही प्ले करता है रोल इसके अंदर भी।
nucleus plays a role in the inheritance. This can be explained as follows. Nucleus contains thread-like structures जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं. न्यूक्लियस हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं जिनको हम, वो उनके अंदर प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं. क्रोमोसोम्स कंटेन द जीन्स. अब हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर जीन्स होते हैं, और जो फंक्शन होता है क्रोमोसोम का वो क्या होता है, ट्रांसफ़र करना पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग के अंदर थ्रू द जीन्स. अब यहाँ पे इसका मेन मोटिव बताने का क्या है, जो न्यूक्लियस है वो क्या रोल प्ले करता है सेल के अंदर. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. क्रोमोसोम्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं. जीन्स में क्या होता है, करैक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे उसकी ब्राउन आइज़ हैं पेरेंट्स की, एक पेरेंट की जैसे ब्लैक आइज़ है, या कलर है हेयर्स का, हाइट है, ये सारी चीज़ें क्या है, करैक्टरिस्टिक्स में आती हैं. तो ये सब चीज़ें जीन्स के ऊपर होती हैं. और जीन्स कहाँ होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं. क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर टिनी राउंड स्ट्रक्चर जो भी होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं. अब इसके साथ साथ में छोटी छोटी और राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं. वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस इन द हायर क्लासेस. इतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है क्या नहीं. हम सिर्फ अभी न्यूक्लियस की बात करते हैं. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियोलस होता है वो बाउंड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ द टिनी पोर्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स विद द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होते हैं, टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, और उसकी हेल्प से क्या होता है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एक्सेप्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं. इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये विदाउट न्यूक्लियस होती हैं. Before we end the discussion on the nucleus, it will be good to say a few words about the genes. अब जीन्स के बारे में थोड़ी बात कर ले. जीन्स क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. जीन एक इनहेरिटेंस की यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो ट्रांसफ़र करती है पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को रिप्रोडक्शन के टाइम पे किसके अंदर ट्रांसफ़र करती है, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर. तो जीन्स कंट्रोल करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. किसी भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है, हेरिडिटिक करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है, उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं. दिस मीन्स दैट आवर पेरेंट्स पास ऑन सम ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक फीचर्स टू अस थ्रू देयर जीन्स. इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने जीन्स की हेल्प से कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे अंदर ट्रांसफ़र किए थे. इट इज़ द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वेरियस बॉडी फीचर्स. ये जीन्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें इनहेरिटेड होते हैं, मतलब हमें मिले हुए होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी पूरी बॉडी के फीचर्स. जैसे हमारी कलर कैसा है, आइज़ कलर कैसा है, नोज़ कैसी है, या हेयर कलर कैसा है, ये सारे हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम विच डिसाइड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स अबाउट अस. किस तरीके से ये हमारा डिसाइड करता है, जैसे कलर ऑफ द आवर आइज़, लुक ऑफ आवर हेयर, शेप ऑफ आवर नोज़, आवर कंप्लेक्शन, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें हमारी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है. एग्जाम्पल, आवर फादर हैज़ ब्राउन आइज, वी मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज ड्यू टू द जीन ऑफ ब्राउन आई कलर कमिंग फ्रॉम हिम. अब हमारे फादर की अगर आइज़ ब्राउन कलर की है तो वही आइज़ ब्राउन कलर की हमारी भी हो सकती है. किस वजह से हो सकती है, जो जीन था ब्राउन आई कलर का वो एक्सचेंज हुआ है हमारे पेरेंट्स से, हमारे अंदर इनहेरिटेड हुआ है. अगर हमारी मदर के करली हेयर्स हैं तो क्या पता हमारे भी करली हेयर हो, इनहेरिट हो चुके हो वो भी. किस वजह से, उस जीन के कारण जो करली हेयर क्रिएट करता है.
हाउएवर यूजुअली जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं जीन्स के वो भी होते हैं दोनों पेरेंट्स से, फादर और मदर से, जिसकी वजह से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पेरेंट्स की एक की आइज़ ब्राउन है और एक की हमारे पास ब्लैक है। ऐसा हम एक बार एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक की ब्राउन है और एक की क्या है, ब्लैक है। क्या पता हमारे ऑफस्प्रिंग्स के पास ब्लू कलर की हो। तो ये मतलब इनके कॉम्बिनेशंस वगैरह के कारण कुछ हो सकता है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो लिविंग मैटर होता है सेल का, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या जितनी भी उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, उस कंप्लीट मटेरियल को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो एक सेल के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी है। उसके बाद एक हमारे पास होएगा प्रोटोप्लाज्म। उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियस, एक हमारे पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज और एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म है वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं? 4 एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन 4 सब्सटेंस के मेनली हमारा प्रोटोप्लाज्म बना हुआ होता है। इट ऑल्सो कंटेन सम अदर एलिमेंट्स, इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे वाटर है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल साल्ट और यूनिक कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है एलिमेंट्स कंपाउंड्स का, जो हमारे लिविंग नेचर में है प्रोटोप्लाज्म के लिए। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया टिनी रोड शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है जो हमारी सेल्स के अंदर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या होती है? एक रोड शेप्ड और स्फेरिकल ऑर्गेनेली होती है जो सेल्स के अंदर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसको हम एनर्जी हाउस भी बोलते हैं। सारी एक्टिविटीज़ होती है जो सेल की, उसके लिए एनर्जी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके अंदर क्या होता है? फूड का ब्रेक डाउन होके हमें वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ग्लूकोज को यूज़ करके और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है एनर्जी के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन द लार्ज नंबर्स इन द साइटोप्लाज्म इन द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं सेल्स के अंदर। इस तरीके की कुछ इसकी शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल मैंने आपको ऊपर बताया था, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही पाई जाती है, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती। प्लांट सेल के पास क्या होती है? एक थिक सेल वॉल होती है, जो कहाँ से होती है? सेल मेम्ब्रेन के बाहर से होती है। जो प्लांट सेल्स होता है उसके अंदर क्या होता है? जैसे ये हमारे पास, एक सेकेंड, जैसे ये हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर से क्या होएगी? एक सेल वॉल और प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ ओनली प्लांट्स। तो ये आउटसाइड होती है सेल मेम्ब्रेन के। द सेल वॉल इज मेड ऑफ द टफ मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज बोलते हैं। सेल वॉल हमारी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है प्लांट सेल्स को। Cells wall also hold the plant cells together and give plant most of their strength। वो ये जो सेल वॉल होती है क्या प्रोवाइड करवाती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। प्लांट्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाई विंड स्पीड, वेरिएशन इन द टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। इन सब के लिए क्या होती है? हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इन सब से प्रोटेक्शन के लिए। Since plants are fixed at a place, so they cannot move to protect themselves from the various changes in their surroundings। अब ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो क्या, प्लांट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं एक जगह पे। वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अलग अलग चेंजेस से। जैसे टेम्परेचर के अंदर अगर कोई वेरिएशन हो रहा है, मतलब ज़्यादा ठंड हो रही है
या ज़्यादा गर्मी हो रही है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में एक्सचेंज हो रहा है या कुछ, या फिर कोई हाई स्पीड विंड चल रही है, उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो क्या होता है, एक टफ मटेरियल होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी भी प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। सेल वॉल इज नॉट देयर इन द एनिमल सेल्स, द सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल्स। ये क्या होता है, एक नॉन लिविंग प्लांट मटेरियल होता है, एक टफ मटेरियल होता है जो सेलुलोज का बना हुआ होता है और नॉन लिविंग पार्ट होता है। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी वो क्या थी, एक लिविंग पार्ट थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी हमारा सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर की ऑर्गेनेली होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। जो प्रोसेस होती है ना फूड मेकिंग प्लांट्स के अंदर, हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है और इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण ये फोटोसिंथेसिस होती है। The green color of chloroplast is due to the presence of green pigment called the क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका ग्रीन कलर किस वजह से होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, उसके कारण क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर होता है। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, सनलाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद ही वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। इन द क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं CO2 प्लस में H2O। ये किसकी आपने पहले भी पढ़ी होगी, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। CO2 प्लस H2O कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, C6H12O6। ये आपको याद रखनी है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दस क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन द मेकिंग ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड बनाने में हेल्प करता है ग्रीन प्लांट्स की। Chloroplasts are found only in those plants which carry out photosynthesis। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ उन्हीं सेल्स के अंदर होता है प्लांट की जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि सेल्स है ग्रीन लीव्स के अंदर होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट है वो रूट सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता, तो प्लांट के हर सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, प्लांट उस प्लांट सेल के अंदर होता है जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। द organelles containing the pigments colored matter present in the cytoplasm of the plant cells are called the plastids। अब आपने ये भी देखा होगा कि अलग अलग कलर्स भी पाए जाते हैं, जैसे लीफ का भी अलग कलर होता है, टोमेटोज़ हैं उनका अलग कलर होता है, अपनी जितनी सब्जियां देखी होंगी उनके सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, एक ऐसा मटेरियल होता है जैसे उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट था जिसकी वजह से उनका ग्रीन कलर है, इसी तरीके से इनके अंदर अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। प्लास्टिड अलग अलग कलर के हो सकते हैं, प्लास्टिड कैन बी ऑफ मैनी डिफरेंट कलर्स। द प्लास्टिड कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, और ग्रीन पिगमेंट कौन सा था, क्लोरोफिल था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल्स की लीव्स के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। और जो प्लास्टिड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, अलग अलग कलर के और भी पिगमेंट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, रेड कलर है टोमेटोज़ का, वो किस वजह से होता है, एक ऐसे प्लास्टिड की वजह से होता है जिसका खुद का रेड कलर होता है या उसके अंदर रेड पिगमेंट पाया जाता है। द डिफरेंट कलर्स ऑफ द फ्लावर्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स। तो हर एक चीज़ का जो प्लांट्स के अंदर मटीरियल होते हैं उनका अलग अलग कलर किस कारण होता है, प्लास्टिड के कारण होता है। नाउ द लास्ट वन इज लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल क्या कहाँ पाया जाता है, ओनली इन द प्लांट सेल्स। ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता। वैक्यूल एक ऐसा स्पेस होता है साइटोप्लाज्म और सेल के अंदर जो एनक्लोज होता है एक मेम्ब्रेन से। वैक्यूल को हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, एक सिंपल होलो
एक बॉल टाइप या कुछ मतलब अलग सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अंदर से क्या होता है, होलो होता है, विच इज एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन एंड यूजुअली कंटेनिंग द सब्सटेंस डिजोल्व इन द वाटर। या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। वैक्यूल अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वैक्यूल कैसा दिखता है, एक एम्प्टी स्पेस के तरीके से दिखता है, खाली जगह दिखती है। ऑल द प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज वैक्यूल। जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, बड़े बड़े साइज के वैक्यूल होते हैं। और जो वैक्यूल होता है वो कौन से लिक्विड से फिल होता है, सेल सैप से। ये एक ऐसा लिक्विड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। इसके अंदर शुगर और साल्ट डिजोल्व अमाउंट में प्रेजेंट होती है। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड pushes on the outer parts of the plant cell keeping the plant cell firm। जो प्रेशर होता है सेल सैप का, ये क्या करता है, आउटर पार्ट्स को, प्लांट सेल को किस तरीके से पुश करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है वो टर्जिड रहे, मतलब वो अपनी शेप में बना हुआ रहे। जिस शेप में हमारे पास सेल प्रेजेंट है वो उस शेप के अंदर प्रेजेंट रहे। जो वैक्यूल का फंक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं उनको स्टोर करना होता है, इंक्लूडिंग उसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, उनको वो स्टोर करके रखता है और टाइम आने पे उनको बाहर रिमूव कर देता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स डू नॉट हैव द वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट जितने एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता है, पर हमारे पास कुछ एनिमल सेल्स होती हैं जिनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट वो हमारे पास छोटे होते हैं। Some animal cells have vacuoles but they are much smaller than those found in the plant cell। एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। अमीबा हमारे पास एक एनिमल सेल है और जो सबसे छोटी सेल है, अमीबा सेल के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल है और बहुत छोटा इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इन अमीबा वैक्यूल के अंदर क्या होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए उनको हम फूड वैक्यूल्स नाम दे देते हैं अमीबा के अंदर। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, जो सेल की स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और जो प्लांट और एनिमल सेल इसके अंदर आएंगे उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको पीछे वाले चैप्टर्स के लिंक भी कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।